हमने अभी देखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी टाइम्स साई इक्वल्स टू 0। राइट, तो इसे बोलते हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। राइट, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, राइट, जैसे मान लो मैं आपको दे दूँ वाई लेट्स से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0, लेट्स से ऐसे जस्ट मैंने रैंडम कोई इक्वेशन ले लिया। आप इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो अभी इस इक्वेशन को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, राइट, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा, इसके सॉल्यूशन को बोलते हैं साई। तो इसके सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? साई, और इसको अपन बेसिकली वेव फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो साई मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन को अपन साई बोलते हैं। क्लियर है? और इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स साई कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव टर्म आ सकता है या फिर नेगेटिव टर्म आ सकता है। राइट, तो चलिए पहले आप इसमें एक लाइन लिख लें कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज, आप ये नोट करें नोटबुक में, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज साई, और ब्रैकेट में आप वेव फंक्शन इज टर्म्ड एज साई, ब्रैकेट में वेव फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखें कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हो गया, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हो गया। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो लेट्स से इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन है इसको मैं साई बोल रहा हूँ। राइट, तो लेट्स से इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। लेट्स से एक सॉल्यूशन है साई 1 है, दूसरा सॉल्यूशन साई 2 है। जैसे अपन सॉल्व करते हैं ना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप सॉल्व करेंगे तो x के 2 वैल्यू आते हैं। राइट, मान लीजिए चलो एक x1 है, एक x2 है, आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन को साई बोलते हैं। तो लेट्स से साई के में कुछ भी वैल्यू आ सकते हैं। लेट्स से मान लिया मैंने कि 2 वैल्यू है, साई 1 और साई 2। अब ये साई 1 और साई 2 है, 2 वैल्यू मिल गए। अब दोनों को कैरेक्टराइज कैसे करें? राइट, तो कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे पास 3 क्वांटम नंबर हैं, NLM। तो इन 3 क्वांटम नंबर से आप साई को कैरेक्टराइज कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कैरेक्टराइज करने का मतलब क्या है। जैसे आप इमेजिन करें कैरेक्टराइज करने का मतलब क्या हुआ। लेट्स से मेरे पास 2 मोबाइल है, लेट्स से मान लेते हैं। एक है, चलो मान लेते हैं कि कौन सा मान लें, चलो एक मान लेते हैं OnePlus है, और चलिए अपने एक मान लेते हैं अपने पास iPhone है। ये दोनों मोबाइल हो गए। राइट, फर्स्ट मोबाइल है OnePlus एंड सेकेंड मोबाइल है iPhone। iPhone में लेट्स से मान लेते हैं 11, iPhone 11 है। चलिए, और ये भी OnePlus 8 है मान लेते हैं। तो अब OnePlus 8 को कैरेक्टराइज कैसे करोगे, iPhone 11 को कैरेक्टराइज कैसे करोगे, इसका मतलब क्या हुआ? आपको इसके बारे में कुछ बताना होगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ OnePlus 8 का कुछ स्क्रीन साइज़ बताऊँ, आप स्क्रीन साइज़ से कैरेक्टराइज कर सकते हो। फिर आप इसका बता सकते हो इसमें रैम कितना है। फिर आप इसमें बता सकते हो यार कि इसका लेट्स से बैटरी कितने साइज़ का है। राइट, बैटरी का साइज़ क्या है। फिर आप ये आईफोन के लिए बता सकते हो स्क्रीन का साइज़ आईफोन का कितना है, कि रैम कितना है, बैटरी कितना है। तो आप इन पैरामीटर से इस आईफोन और OnePlus 8 को कैरेक्टराइज कर सकते हो। राइट, तो इसीलिए साई को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनको बोलते हैं NLM। देखिए, चारों क्वांटम नंबर नहीं, 4 क्वांटम नंबर NLMS हैं।
तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया है, ये बाद में आया है। सिर्फ एन एल एम जो आए हैं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए हैं। तो आप ये नेक्स्ट लाइन लिखिए कि वेव फंक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर एन एल एम। तो वेव फंक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर एन एल एम। आपको पता है एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर और एम को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इतना क्लियर है? देखिए साई का एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ साई के बारे में, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक ना। मतलब आप साई को ऐसे विजुअलाइज नहीं कर सकते हो। आप ये भी लाइन लिख सकते हो कि देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन है साई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। लेकिन हाँ एक टर्म है जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसको बोलते हैं साई स्क्वायर। साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर ये टर्म रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर और इसको अगर अपन एकदम देसी में बोले तो बोल सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट। ठीक, तो कहीं पे भी अगर आपको जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कहीं भी 3D में अगर आपको चाहिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना होगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट पे कितना होगा, तो आप साई स्क्वायर फाइंड करें। जो भी साई स्क्वायर का वैल्यू होगा ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। मीन्स जहाँ पे साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे। क्लियर है क्या? तो साई का फिर से कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, राइट। तो यार एक चीज़ याद रखें, साई नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। साई स्क्वायर ये टर्म सिंस ये स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, राइट। तो अगर आप साई को सॉल्व करेंगे, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो साई आइदर फंक्शन होगा, अगर आप 3D में है तो x का, y का, z का, x y z कोऑर्डिनेट इन तीनों का फंक्शन हो सकता है। यार अगर सॉल्व करें तो इसमें x के भी टर्म आ सकते हैं, y के भी टर्म आ सकते हैं, z के भी टर्म आ सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट, या फिर सॉरी इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब अगर आप सॉल्व करोगे इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व कर सकते हो। ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो कि आपने 9th 10th में पढ़ा है, अभी तक अपन कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है तो अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही मेजर करते हैं। लेकिन एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो आप IIT में जाएंगे तब पढ़ेंगे, ये होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वेरिएबल होते हैं r, थीटा और फाई। ये 3 वेरिएबल होते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो ये किस में है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। मतलब अगर आप साई को सॉल्व करोगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तो जो साई का फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा साई? आर का, थीटा का, फाई का। अब ये आर थीटा फाई क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहीं पे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व करते तो साई किसका फंक्शन होता? एक्स वाई जेड का फंक्शन होता, राइट। अब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, लेट्स से एक्स वाई जेड। मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक। तो किसी भी पॉइंट को आप एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट बता सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि 3D में कोई पॉइंट है, जैसे मान लो कि ये मैं जो प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको जो प्लेन दिख रहा है, कौन सा प्लेन? ये मैंने अभी लिखा, ये प्लेन ड्रॉ किया ना, आप शायद इमेजिन करो ये प्लेन
आपको 3D में दिख रहा होगा। तो आप देखो कि ये जो प्लेन है मेरा, ये वाला जो मैं अभी ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ये जो ऐसे प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन कौन कौन से एक्सिस में है, किस एक्सिस से मिलके बना है। तो आपको दिख रहा होगा एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों से मिलके बना है, इसीलिए इस प्लेन को बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ये आपको समझ में आया। अब मान लीजिए 3D में कोई पॉइंट है, लेट्स से कोई भी मैंने पॉइंट ले लिया, चलो यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बताना है तो आप इजीली बता सकते हो। इस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जहाँ भी कट करेगा वो उनका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो गया। लेकिन अगर अपन इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बात करें तो अपन को क्या करना होता है, आप इस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करें। 3D में इमेजिन करेंगे सेंटर है, सेंटर से कहीं भी पॉइंट है, तो सेंटर से पॉइंट के डिस्टेंस को अपन आर बोलते हैं, रेडियस। तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट वेरिएबल है यहाँ पे, ये जो लाइन है, आपने ये जो लाइन ड्रॉ किया पॉइंट का, ये लाइन और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। तो आपको आर और थीटा दोनों समझ में आ गया। आर क्या होता है, तो कोई भी पॉइंट है, अगर उसको आप सेंटर से कनेक्ट करोगे, जो भी डिस्टेंस होगा इसे अपन आर बोलते हैं। और जो लाइन कनेक्टिंग पॉइंट एंड सेंटर, इस लाइन एंड जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है इसे अपन थीटा बोलते हैं। फाई क्या होता है, जो भी पॉइंट है इसको आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। लेट्स अपने एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। आपने इस पॉइंट का जो भी पॉइंट दिया था, इसका परपेंडिकुलर आपने एक्स वाई प्लेन में ड्रॉप किया, लेट्स से यहाँ पे मिला। अब जो ये न्यू पॉइंट मिला है एक्स वाई प्लेन में, इसको आप सेंटर से कनेक्ट करें। शायद थोड़ा ध्यान से सुने, बहुत ईजी है। जो भी ओरिजिनल पॉइंट, चलिए मैं हाईलाइटर लेता हूँ। ये जो पॉइंट दिया हुआ था 3D में, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए था मुझे, तो एक तो मैंने आर और थीटा डिफाइन कर लिया। फाई कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस पॉइंट का को परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स वाई प्लेन में, लेट्स से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब इस पॉइंट को आप सेंटर से कनेक्ट करें। अब ये जो एंगल बनाएगा, ये जो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं फाई। ठीक है, यहाँ पे आर थीटा फाई। आर पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, थीटा उस लाइन और जेड एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, फाई अगर आप एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो लाइन कनेक्टिंग दैट पॉइंट एंड सेंटर, मीन्स मैं इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को फाई बोलते हैं। ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। आप ये बहुत डिटेल में पढ़ोगे जब आप आईआईटी में जाओगे, मतलब फर्स्ट ईयर में जब जाओगे, तो फर्स्ट ईयर में आपको फिर से मैथ्स पढ़ना होता है वहाँ भी। तो वहाँ पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, एक और कोऑर्डिनेट होता है उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये तीनों के बारे में आप पढ़ोगे, लेकिन हाँ हमारे लिए अभी काम का नहीं है, बस हमारे लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का बेसिक डेफिनेशन समझ में आना चाहिए हमें, ठीक ना। तो अब अगर आप सॉल्व करोगे साई को, तो साई जो फंक्शन होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आर थीटा फाई का फंक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इनको सेपरेट करोगे तो साई में एक पार्ट होगा जो सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा, और दूसरा पार्ट होगा जो थीटा और फाई पे डिपेंड करेगा। तो जो पार्ट आर पे डिपेंड करता है, मतलब ये आपने सॉल्व किया, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अगर आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्व किया तो आप देखोगे कि उस एक्सप्रेशन में स्मॉल आर भी रहेगा, थीटा भी रहेगा, फाई भी रहेगा। तो जिस पार्ट में स्मॉल आर है, इस पार्ट को बोलते हैं रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, राइट। एंड जो पार्ट सिर्फ एंगल पर डिपेंड करता है, जैसे ए वाला, ये देखिए ये फंक्शन सिर्फ थीटा और पाई पर डिपेंड कर रहा है, तो इसे बोलते हैं एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। तो ये वेव फंक्शन का एंगुलर पार्ट हो गया, तो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन।
आई होप इतना क्लियर है। अब ये जो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है एन एंड एल पे, और एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड करेगा, लिखे तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन एल एंड एम पे डिपेंड करेगा। फिर से फर्स्ट पॉइंट कि रेडियल पार्ट किस पे डिपेंड करेगा, तो एन एंड एल पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। लेकिन एंगुलर पार्ट किस पे डिपेंड करेगा, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, राइट। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखें आप कि मान लीजिए आपके पास एक ऑर्बिटल है 2px और दूसरा ऑर्बिटल है 2py, राइट। दोनों के लिए n का वैल्यू देखें 2 है, l का वैल्यू सिंस दोनों p है तो p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। अगर अपन m की बात करें तो अगर एक का मैंने m-1 ले लिया लेट्स से, तो दूसरे का m-1 छोड़ के कोई और नंबर लेना पड़ेगा, मान लेते हैं +1। तो अब देख रहे हैं इनमें कि n एंड l का वैल्यू 2px एंड 2py के लिए सेम है, राइट। लेकिन l एंड m का वैल्यू आप देखिए 2px के लिए l एंड m 1-1 है, 2py के लिए l एंड m 1 एंड +1 है, मीन्स डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 2px एंड 2py ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन लिखोगे तो इसमें रेडियल पार्ट सेम होगा और एंगुलर पार्ट डिफरेंट होगा। मीन्स आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि सेम रेडियल पार्ट बट डिफरेंट एंगुलर पार्ट होगा वेव फंक्शन में। अपन बाद में लिख के देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना तो कंक्लूड कर ही सकते हो कि 2px एंड 2py ऑर्बिटल के लिए रेडियल पार्ट सेम होगा, एंगुलर पार्ट डिफरेंट होगा। लेकिन चलिए अगर अपन बात कर लें 2px एंड 3px ऑर्बिटल के बारे में बात करें, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे n का वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, l का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू कोई भी मान लो, अगर एक px के लिए आप -1 मान रहे हो तो 3px में भी px है तो यहाँ भी m-1 लेना पड़ेगा। मीन्स अब क्या हो गया, l एंड m सेम है, मतलब यहाँ पे एंगुलर पार्ट सेम होगा लेकिन रेडियल पार्ट डिफरेंट होगा। तो 2px एंड 3px के लिए डिफरेंट रेडियल पार्ट बट सेम एंगुलर पार्ट होगा। आई होप क्लियर है इतना, राइट। ये चलो एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। चलिए अगर 2s है और लेट्स से 2px है, राइट। तो अगर आप n का वैल्यू देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 रहेगा, l का वैल्यू 0 है और px के लिए l 1 होता है, m का वैल्यू यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो यार, -1 +1 0 कुछ भी रैंडम ले लो, माइनस। अच्छा अगर आप यहाँ पे -1 +1 और 0 में से अगर आप लेट्स से -1 ले रहे हो, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका रेडियल पार्ट भी डिफरेंट होगा और एंगुलर पार्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो रेडियल एंड एंगुलर पार्ट विल बी डिफरेंट। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो आप इसके लिए एल एम 0 था, इसके लिए 1-1 था, डिफरेंट था। इसके बाद अपन एक नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए आप, रेडियल नोड। देखो रेडियल नोड का मतलब मैंने आपको शायद समझाया था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 है। तो रेडियल नोड का मतलब है, अगर अपन सिंपल सा डेफिनेशन है कि रेडियल मतलब किसी पर्टिकुलर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, किसी पर्टिकुलर रेडियस पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो
तो फिर ऐसे नोड को बोलेंगे रेडियल नोड। राइट, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए कि रेडियल नोड मीन्स, देखिए कि इफ जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is found at particular radius मतलब r रेडियस irrespective of एंगल, मतलब किसी भी एंगल आप कोई भी ले लो, अगर रेडियस r है तो उस रेडियस पे ऑलवेज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो irrespective ऑफ एंगल मतलब आप कोई भी एंगल ले सकते हो, कौन कौन से, थीटा एंड फाई। राइट, so then it is known as रेडियल नोड। मतलब रेडियल नोड का मतलब है यार कि किसी पर्टिकुलर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एंगल, तो इसे अपन बोलेंगे रेडियल नोड। एक चीज़ ध्यान रखें कि रेडियल नोड को अपन स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, तो ये भी लिख लीजिए कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्फेरिकल नोड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्फेरिकल नोड। हो गया। और नेक्स्ट आप एक फॉर्मूला लिख लें कि नंबर ऑफ रेडियल नोड का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ये है n-l-1। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड इज n-l-1। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा। मतलब इसका क्या है कि अगर आपसे कभी पूछे कि लेट्स से 1s में नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना है, तो 1s के लिए n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि n-l-1 का वैल्यू 1 - 0 - 1 0 हो गया। मीन्स 1s में नंबर ऑफ रेडियल नोड इज 0। अब इसका मतलब क्या है, 1s ऑर्बिटल कैसा दिखता होगा, अब इमेजिन करें आप, सेंटर है, 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, तो ये स्फेरिकल होगा और ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर प्लेस पे प्रेजेंट रहेंगे, कहीं भी रेडियल नोड नहीं है। लेकिन अगर अपन 2s ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे n2 है, l 0 है, तो n-l-1 का वैल्यू 2 - 0 - 1 हो गया। मीन्स यहाँ पे रेडियल नोड 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2s ऑर्बिटल का शेप देखेंगे तो ऐसे रहेगा, मतलब स्फेरिकल तो रहेगा, कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेंगे, फिर इसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ आपको ऐसे मिलने वाले हैं। तो 2s आपको कुछ ऐसा रहेगा। राइट, अब देख रहे हैं कि एक रीज़न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला रीजन मैंने मार्क किया है, इस r रेडियस आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। राइट, तो ये इसका रेडियल नोड हो गया। सिमिलरली अगर आप ऐसी बात करें 2p ऑर्बिटल के लिए, तो अगर आप 2p ऑर्बिटल के लिए n-l-1 का वैल्यू देखा तो आप डायरेक्टली बता सकते हो यार n-l-1 क्या होगा, 2 - l का वैल्यू 0 नहीं 1 - 1 0 है। मीन्स 2p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, ऐसे डम्बल होगा और हर प्लेस पे इलेक्ट्रॉन होंगे, कहीं भी रेडियल नोड नहीं होगा। राइट, लेकिन अगर आप 3p ऑर्बिटल का शेप देखें तो 3p ऑर्बिटल में n-l-1 का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, 3 - 1 - 1 हो रहा है। मीन्स 3p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, एक आप ऐसे ही इमेजिन करो कि एक ऐसा, ऑफकोर्स 2p एंड 3p में 3p का साइज ज़्यादा होगा, ऐसा होना चाहिए 3p। राइट, मतलब 3p का शेप कुछ ऐसा होना चाहिए, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऐसे ही होता है। क्लियर है। लेकिन 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 यहाँ पे एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे एक r रेडियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, r रेडियस पे, लेट्स से r रेडियस एक बनाओ आप
ऐसे आर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे आपको 0 मिलेगा। आर रेडियस आर रेडियस आर रेडियस आर रेडियस आर रेडियस यहाँ पे, तो 3p कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इधर भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन आर रेडियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो 3p ऑर्बिटल कुछ ऐसा रहने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार 3p में आप ऐसे बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं कोई और कलर मार्क कर देता हूँ, हाँ अब ब्लैक है, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ जंप कैसे करेगा? तो आप ये मत सोचें, बस ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इस रीजन में 0 है, टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा, यहाँ पे यहाँ से क्रॉस होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ 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 पे मीन्स कहीं भी इधर प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है क्या? तो चलिए ये था अब रेडियल नोड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंगुलर नोड। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा एंगुलर नोड का मतलब। एंगुलर नोड मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होगा एट पर्टिकुलर एंगल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ रेडियस। रेडियल नोड था इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होगा एट पर्टिकुलर रेडियस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एंगल। तो एंगुलर नोड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा एट पर्टिकुलर एंगल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेडियस। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए। इफ़ 0 इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, एंगुलर नोड में इफ़ 0 इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज फाउंड एट पर्टिकुलर एंगल, पर्टिकुलर एंगल मतलब आप थीटा और कोई फाई ले सकते हैं, कोई भी थीटा और फाई दोनों ही एंगल है, एट पर्टिकुलर थीटा और फाई irrespective of value of radius r। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। एंगुलर नोड मतलब किसी एंगल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा, रेडियस कुछ भी हो जाए। रेडियल नोड क्या होता है रेडियल नोड मतलब किसी रेडियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एंगल ले लो यार। तो याद रखें कि एंगुलर नोड का एक और निकनेम है, इसको अपन रेडियल नोड भी बोलते हैं। तो लिख लीजिए इसमें कि एंगुलर नोड इज ऑल्सो, सॉरी एंगुलर नोड, या मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगुलर नोड इज ऑल्सो कॉल्ड नोडल प्लेन। इसका निकनेम ही है नोडल प्लेन। एंगुलर नोड इज ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड नोडल प्लेन। राइट, एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं आप, एंगुलर नोड का मतलब है कि वहाँ पे वेव फंक्शन का एंगुलर पार्ट 0 होगा। मतलब मैंने यहाँ पे आपको ये लिखा था ना, कहाँ गया है, ये रहा। अगर आप वेव फंक्शन को सॉल्व करोगे तो इसमें एक रेडियल पार्ट आएगा और एक इसमें एंगुलर पार्ट आएगा। तो एंगुलर नोड मतलब एंगुलर पार्ट 0 होगा, रेडियल नोड मतलब रेडियल पार्ट 0 होगा। राइट, तो ये भी लिख लीजिए कि एट एंगुलर नोड at angular node angular part of wave function is 0। ये हो गया। और ये भी लिख सकते हैं कि रेडियल नोड पे क्या होगा, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन विल बी 0। तो आप ये लिख लीजिए कि एट रेडियल नोड रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज 0। तो रेडियल नोड पे रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन 0 होगा, एंगुलर नोड पे एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन 0 होगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखें कि जैसे नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1 था, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है स्मॉल l।
जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि 2p में नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने होंगे, तो l का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 एंगुलर नोड होगा। 2s में l का वैल्यू 0 मीन्स यहाँ पे 0 एंगुलर नोड होगा। 3d में l का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 एंगुलर नोड होगा। आपने देखा भी होगा कि 2p का मैं कोई भी ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे 1 नोडल प्लेन मिलता था, यही एंगुलर नोड है। 2s में एक भी आपको नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। 3d में कोई भी ऑर्बिटल ले लो, 3d x y या कोई भी ले लो, तो आपको 2 नोडल प्लेन मिलता था। तो यही एंगुलर नोड ही बेसिकली नोडल प्लेन है। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। राइट, चलिए अपन आगे बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कॉपर हैविंग L इक्वल्स टू -1। ये क्वेश्चन देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कॉपर हैविंग L इक्वल्स टू -1। ट्राई करें आप चाहें तो 3-4 मिनट्स के लिए पॉज कर सकते हैं वीडियो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें। देखो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ओए एल नहीं यार, सॉरी एल तो क्या होगा, ऑलवेज 0 से पॉजिटिव में होता है, तो ये तो आंसर 0 होगा। अच्छा एक काम करें, हैविंग L इक्वल्स टू -1 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन M इक्वल्स टू -1, आप ऐसे कर लो। फर्स्ट L इक्वल्स टू -1 एंड सेकंड क्वेश्चन M इक्वल्स टू -1। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर, तो L ऑलवेज 0 से n-1 तक होता है, मतलब L कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक, तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसका L-1 होगा, इसीलिए फर्स्ट का आंसर 0 हो गया। लेकिन M-1 का मतलब क्या है, आप थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 29, तो आप लिख सकते हो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 होता है, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। अब आपको M-1 का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखोगे, अगर मान लो यहाँ पे SPD दिख रहा है, S है, P है और D है, तो आपको पता है कि अगर L 0 है मतलब S है, L 1 है मतलब P है, L 2 है मतलब D है। तो L 0 है तो M क्या होगा, ऑलवेज 0 रहेगा। मतलब जितने भी S सबशेल में इलेक्ट्रॉन हैं उसके लिए M ऑलवेज 0 रहेगा। लेकिन अगर L 1 है तो M-1 0 +1 हो सकता है, तीनों पॉसिबल है। L 2 के लिए अब पता है M-2 -1 0 +1 +2 हो सकता है। तो L-1 दो केस में हो सकता है, आइदर इलेक्ट्रॉन P सबशेल में प्रेजेंट हो या फिर D सबशेल में प्रेजेंट हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1s2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके लिए M-1 होगा, M ऑलवेज 0 होगा, यहाँ भी M 0 होगा। 2p6 में अगर आप देखोगे तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका M-1 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका M 0 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका M+1 होगा। मीन्स 2p6 में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जिनका M-1 होगा। फिर अगर अपन बात करें 3s2 में, तो यहाँ भी किसी का नहीं होगा, राइट। लेकिन हाँ 3p6 में आपको फिर से 3p6 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका M-1 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका M 0 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का M+1 होगा। मीन्स यहाँ भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। 4s1 में फिर से कोई भी नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ 3d10 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका M-2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का M-1, 2 इलेक्ट्रॉन का M 0, 2 इलेक्ट्रॉन का M+1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन का M+2 होगा। मीन्स यहाँ से भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जिनका M-1 होगा। तो चलिए आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, तो
ऐसे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आई होप क्लियर है इतना, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हेडिंग दीजिए एनालिसिस ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक, एनालिसिस ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। चलो मैं अभी हाइड्रोजन के लिए लिख रहा हूँ, फॉर हाइड्रोजन। अगर आप रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन का एनालिसिस करें, मतलब कि अगर मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, तो अगर सॉल्व करने में पता है, अगर आप 1s ऑर्बिटल के लिए 1s ऑर्बिटल मतलब रेडियल पार्ट ऑफ 1s ऑर्बिटल लिखोगे, तो ये जो एक्सप्रेशन आता है ये आता है ये होता है 1/a0 पावर 3/2 e⁻⁻r/a0। ये 2 इंटू ऐसा होता है। ठीक, सिमिलरली अगर आप रेडियल पार्ट ऑफ 2s ऑर्बिटल लिखोगे, तो ये जो एक्सप्रेशन आता है 1/√8 1/a0 r/3/2 2 माइनस r/a0 e⁻⁻r/2a0 ये होता है। सिमिलरली अगर आप रेडियल पार्ट ऑफ 2p ऑर्बिटल लिखो, तो ये होगा 1/√24 1/a0 r/3/2 r/a0 e⁻⁻r/2a0। रेडियल पार्ट ऑफ 3s ऑर्बिटल लिखोगे, तो ये आएगा 2/81√3 1/a0 r/3/2 27 माइनस 18r/a0 प्लस 2r²/a0² इंटू e⁻⁻r/3a0 e⁻ है ये। फिर अगर रेडियल पार्ट ऑफ 3p ऑर्बिटल लिखोगे, इसलिए रेडियल पार्ट ऑफ 3p ऑर्बिटल हो जाएगा 2/9√6 1/a0 r/3/2 इंटू 6r/a0 माइनस 2r²/a0² इंटू e⁻⁻r/3a0। सिमिलरली अगर आप रेडियल पार्ट ऑफ 3d ऑर्बिटल लिखोगे, तो ये आएगा 4/81√30 1/a0 r/3/2 r²/a0² इंटू e⁻⁻r/3a0। यहाँ पे a0 जो मैंने लिखा है, ये है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। और अब पता है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन है। अब फिर एक चीज़ और देखें, रेडियल पार्ट ऑफ 1s को कहीं ऐसे भी मिल सकता है। रेडियल पार्ट ऑफ 1s मतलब n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, तो r10 का मतलब है ये 1s है। रेडियल पार्ट ऑफ 2s मतलब रेडियल पार्ट ऑफ 2, l का वैल्यू 0, तो 0 लिख दो आप। रेडियल पार्ट ऑफ 2p मीन्स रेडियल पार्ट ऑफ 2, l का वैल्यू 1 है, तो 1 लिख दो। रेडियल पार्ट ऑफ 3s मतलब रेडियल पार्ट ऑफ 3, l का वैल्यू 0। 3p को कैसे लिखोगे, रेडियल पार्ट r, 3p मीन्स n का वैल्यू 3, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, 3 1। मतलब आप इसको जनरलाइज ऐसे कर सकते हो,
RN, L ऐसे, मतलब ये जो मैंने लिखा है N, L आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक ना। सिमिलरली अगर आपको रेडियल पार्ट ऑफ 3D लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो R3, 2। क्लियर है। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, 1s के लिए सॉल्व करोगे, 2s के लिए सॉल्व करोगे, 2p के लिए सॉल्व करोगे, 3s के लिए, 3p के लिए सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यू मिलता है। क्लियर है। तो फिर से अब इनका मतलब क्या है, इनसे कंक्लूजन क्या निकालेंगे, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है। फिर से आपको ये लर्न नहीं करना है, फिर से बता दूँ, ये कुछ भी लर्न नहीं करना है, बस मैंने आपको ये जस्ट वैल्यूज़ दे दिया, लेकिन आप लर्न ना करें, ठीक ना। तो फिर इनसे समझना कैसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ऑलराइट, तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार जस्ट मैं चेक कर लूँ, R20 है 1 - ZR/2A0 30। चलिए करेक्ट है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, देखेंगे इनसे क्या सीखना है हमें, तो मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।